नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोलगुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, लेब असिस्टेंट भूगोल का अपन सिलेबस पढ़ रहे थे और आपको बोला गया था कि अगले 10 दिन में आपका संपूर्ण सिलेबस करवा दिया जाएगा। उसी क्रम में आज जो है अपन द्वितीय क्रियाएं या विनिर्माण उद्योग जिसे अपन बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग आपका जो है 70% सिलेबस कवर हो चुका है। बाकी जो कुछ भी बचा है वो 10 दिन के अंदर अंदर हम अपन पूरा कर लेंगे। आपको करना क्या है, जो यूट्यूब पर मेरी क्लासें चलती है इनको रेगुलर लेते रहना है। जिन्होंने नहीं लिए 2 की स्पीड से पूरी क्लासें ले लेना। इसके अलावा 2 मेरी मार्केट में किताबें चलती है, दोनों किताबों को पढ़ना, एक ऑब्जेक्टिव एक थ्योरी। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज में पूरे टेस्ट मैंने अभी अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन अगले 5 से 6 दिन में पूरे अपलोड हो जाएंगे, ताकि आपके लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए सबसे बेहतर, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतर रहे। इसके अलावा क्या करना है, जीके वाला जो 50 सवालों का पोर्शन है, इसमें प्रीतम सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आपकी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा देंगे। हिस्ट्री की क्लास किसी भी हालत में मिस मत करना, संपूर्ण सिलेबस कवर कर रहे हैं। इनकी क्लास के अलावा आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा सिलेबस करवा देंगे, आर्ट एंड कल्चर भी ये आपको करवाएंगे, संपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल व्याख्या सहित जिस प्रकार ये चलते हैं वैसे ही शुरू करिए राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है। एक क्लास हो चुकी है और अगली क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेगी। एक मिनट भाई, फोन है। तो इस ज्योग्राफी को अपन कवर करेंगे, आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री को कवर करेंगे। मतलब पहले पेपर के सारे सवाल जो कि कॉमन है साइंस और ज्योग्राफी के लिए, इनको कवर करेंगे। इसके अलावा जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्लास जितनी लेब असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी फर्स्ट ग्रेड और उतनी ही स्कूली बच्चे जहाँ टीचर्स वगैरह नहीं है उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बगैर किसी देरी के चलते हैं भाई। देखो, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है पिछली क्लास में भी देखा था। संपूर्ण आर्थिक क्रिया है, भले ही वो प्राथमिक हो, प्राथमिक में अपन ने देख लिया था, आखेट करना, मछली पकड़ना, कृषि कार्य करना, ये सारे जो है ये प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक आज अपन पढ़ने वाले हैं, तृतीयक चतुर्थक आगे पढ़ेंगे। सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग का अध्ययन करना है। मतलब इन सभी का एक ही मकसद है, संसाधनों को प्राप्त करना। ये संसाधन मनुष्य को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। मतलब ये जितने भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मनुष्य करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, ठीक है। प्राथमिक ये सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े हुए हैं। द्वितीयक जिसको अपन पढ़ने वाले हैं, तृतीयक और चतुर्थक जो है आगे अपन पढ़ेंगे। अब देखो, द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है, मोटे तौर पे यहां पर देख लो, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। इस संपूर्ण पाठ में अपन अध्याय में, यूनिट में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कच्चे माल को पक्के माल के रूप में बदलकर द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। तो मोटे तौर पर द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं को किसमें, इसमें किसको शामिल करते हैं, कच्चे माल को तैयार माल के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसमें विनिर्माण और प्रसंस्करण, ये दो जो नाम आते हैं, विनिर्माण कौन से में आता है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में आता है। प्रसंस्करण कौन सी क्रियाओं में आता है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में आता है। दोनों वर्ड याद रखना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। इन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है भाई, मान लो कोई गेहूं है, गेहूं क्या है, कृषि कार्य, मतलब प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं द्वारा अपन लोगों ने प्राप्त किया है। इसको फैक्ट्री में डाला, फैक्ट्री में डाला और इसकी क्या बना दी, बिस्किट बना दी। क्या बना दी, बिस्किट बना दी। तो क्या गेहूं का मूल्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। प्राकृतिक संसाधन जो प्राप्त होते हैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं द्वारा उसका मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना, जैसे कपास है, कपास को खेती से प्राप्त किया, उसके धागे बना दिए और मार्केट में आप सभी को पता है, आप जो दिया और बाती करते हो ना, वो जो बाती आती है उसमें मुश्किल से 20 बाती आती होगी, उसके 50 रुपए लेते हैं। और वो जो आप कपास देख के आते हो या ऊन आप जो देख के आते हो, वो मार्केट में थोक के भाव जाती है। मतलब एक बोरी में कितनी वो बाती बनाते होंगे, मतलब उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं और मूल्य बढ़ा देते हैं। जैसे कपास है, धागा, और धागे से वस्त्र बनता है। कपास का सीमित उपभोग उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तन होने के बाद ये वस्त्र बनाने में काम आता है। मतलब
कपास जो है प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं द्वारा अपन प्राप्त करते हैं, इसका रूप बदलकर उसे क्या बना देते हैं, वस्त्र बना देते हैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में, और इसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही लोहा अयस्क से इस्पात और इस्पात से मशीनों का निर्माण होता है। इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित है भाई। मतलब अवसंरचना, उसकी संरचना बदलने के लिए ये विनिर्माण, प्रसंस्करण, ये अवसंरचना, ये जब नाम आए तो कौन सी आर्थिक क्रियाओं में शामिल करना है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में। पिछली बार यहाँ से एक सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है द्वितीय सेक्टर में आता है, तो आपको विनिर्माण करना है द्वितीयक सेक्टर में। सेवा सेक्टर आगे पढ़ेंगे, वो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। विनिर्माण क्या है भाई, मोटे तौर पे अपन बात करें विनिर्माण के बारे में, तो इससे आज से है किसी भी वस्तु का उत्पादन करना। किसी भी वस्तु का उत्पादन करना मतलब उसका रूप परिवर्तन कर देना। हस्तशिल्प से लेकर इस्पात गढ़ना, प्लास्टिक खिलौने बनाना, कंप्यूटर घटक जोड़ना या अंतरिक्ष यान का निर्माण, सभी क्या है, विनिर्माण के अंतर्गत आता है। मोटे तौर पे मान लो एक आपको कार बनानी है, क्या बनानी है, कार बनानी है, तो ये आप अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक के, लोहे के, अलग अलग प्रकार के आप जो पुर्जे काम में लेके कार का निर्माण करते हो, वो कौन से किसमें शामिल है, विनिर्माण में। किसमें, विनिर्माण। अब इसमें क्या होता है, शक्ति का उपयोग होता है भाई। मतलब कल कारखाने, उद्योग धंधे, औद्योगिक संबंधित जो सेक्टर है वो विनिर्माण है, तो शक्ति का उपयोग तो होगा ही होगा। सभी विनिर्माण प्रक्रियाओं में ऊर्जा का उपयोग होता है, मतलब फैक्ट्रियां वगैरह लगाते ही लगाते, चाहे वो जल संसाधन हो चाहे ऊर्जा संसाधन हो, सारा का सारा इसमें लगता है। विशाल उत्पादन होता है भाई, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बड़े पैमानों पर उत्पादन किया जाता है। अब विनिर्माण में क्या होता है, विनिर्माण उद्योग के लिए आप फैक्ट्री लगाओगे तो फैक्ट्री में जो है खूब सारा माल बनता है, मतलब इसमें विशाल उत्पादन किया जाता है। विशिष्ट श्रमिक होते हैं। अब इसमें ऐसे नहीं है कि भाई जो है लावणी करने वाला वह मशीन चलाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होते हैं, विशिष्ट श्रमिक होते हैं जो मतलब अपने काम के बिल्कुल नॉलेजेबल बंदे होते हैं। कारखानों में विशेष कुशलता वाले श्रमिक जो है मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब जो है कई कंबल बनाने में माहिर होते हैं, तो खेती में अपन लोग जो काम करते हैं ना, वो कंबल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करेगा तो वही श्रमिक काम कर पाएगा जिसने क्या है, ट्रेनिंग ले रखी है। तो क्या है, विनिर्माण में शक्ति का उपयोग होता है, विशाल उत्पादन किया जाता है और विशिष्ट श्रमिक इसमें काम करते हैं। आगे देखिए भाई, आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण की विशेषता है। आधुनिक जो है बड़े पैमाने के विनिर्माण की क्या विशेषता है, कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का जब विशिष्टीकरण होगा, विशिष्ट कौशल वाले बंदे ही क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे। यंत्रीकरण मतलब मशीनों द्वारा जो है काम होता है। प्रौद्योगिकी नवाचार, आप सभी को पता है कि टेक्निक का नवाचार वर्तमान में चल रहा है। और क्या, संगठनात्मक ढांचा, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए यदि संगठनात्मक ढांचा नहीं होगा तो वो कार्य सफल नहीं होगा। अनियमित भौगोलिक वितरण, अब देखो विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भूभाग पर विनिर्माण का विस्तार है। ये देश के आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं भाई। मतलब जहां पर विनिर्माण उद्योग का विस्तार है वो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र हो गया है। मतलब आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण की विशेषता क्या है, एनसीईआरटी में दे रखा है। कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, संगठनात्मक ढांचा, अनियमित भौगोलिक वितरण, ये सारी विशेषता है। इनके अलावा जो आती है उसको आप नहीं कर सकते हो। उद्योग व विनिर्माण में अंतर। विनिर्माण और उद्योग में क्या अंतर है भाई, उद्योग क्या है, एक ही व्यापक नाम है। क्या है, व्यापक नाम है उद्योग। उद्योग में खूब सारे जो है अपन सम्मिलित कर सकते हैं, ये एक व्यापक नाम है। इसमें कारखाने और गैर कारखाने दोनों प्रकार की क्रियाएं शामिल है भाई। इसमें कारखाने मतलब फैक्ट्रियों को भी अपन शामिल करते हैं। इसके अलावा उद्योग बिना फैक्ट्रियों के भी काम होता है, जैसे पर्यटन उद्योग हो गया, मनोरंजन उद्योग हो गया। ये क्या है, ये कल कारखानों में नहीं आते। तो देखो भाई, ये उद्योग है और इसी के अंदर ये है विनिर्माण। क्या है, विनिर्माण। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, लेकिन वर्तमान में क्या है, हाथ से ज्यादा मशीनरी का काम होता है। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी शामिल है। इसमें कच्चे माल को ऊंचे मूल्य के तैयार माल में बदला जाता है। स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। मतलब विनिर्माण उसी पर्टिकुलर शब्द को अपन बोलेंगे जहां क्या है, मशीनों और हाथों द्वारा
क्या है, नई वस्तु का निर्माण करते हैं। ये उद्योग के अंतर्गत ही शामिल है। उद्योग में कारखाने और गैर कारखाने दोनों प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। अनियमित भौगोलिक वितरण की बात करें तो देखो भाई, ये एनसीईआरटी में एक फैक्ट है तो देख लेते हैं। अमेरिका में मक्का पेटी, यहाँ मक्का पेटी में मक्का की खेती की जाती है, किसको, सूरों को खिलाने के लिए, चारे के रूप में। अमेरिका के मक्का पट्टी की 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फोरम होते हैं। मतलब इतने बड़े क्षेत्र में जो है 4 बड़े फोरम बनाए जाते हैं इस तरह के, जिसमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं और 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेक वृहद समकालित कारखाने समाविष्ट किए जा सकते हैं और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, अनियमित भौगोलिक वितरण के कारण ऐसा देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारक। अब कोई भी उद्योग या फैक्ट्री लगती है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, एक बार पानी पी लेते हैं। तो देखो, पहली है बाजार तक अभिगम्यता। मतलब कोई सामान आप बना रहे हो, उसकी बाजार तक पहुंच नहीं है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला पहला कारक है बाजारों तक अभिगम्यता। दूसरा है कच्चे माल की प्राप्ति। आपने फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री आपने लगा ली, मान लो किसी भी खड़ की फैक्ट्री, गांव में अपन बात करें, खड़ की फैक्ट्री लगा ली, आपको कच्चा माल नहीं मिल रहा है तो वो खड़ की फैक्ट्री की ढड़िया है ना बहुत जल्दी उड़ जाए भाई। तो कच्चे माल की प्राप्ति होनी भी जरूरी है। श्रम आपूर्ति, अब थे फैक्ट्री लगा ली या कोई उद्योग धंधो खोली हो बट आदमी थाके काम करने वाला है को नहीं, जना वो किया जालसी भाई, ये वास्ते श्रम की आपूर्ति भी जरूरी है। और बे भी श्रमिक क्या निकला होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए भाई, मारे जान निकला नहीं है क्या जखन की काम आवे को निर्बट ले जा बैठा दिया, वैसे नहीं, कुशल श्रमिक होने चाहिए। शक्ति के साधन, अब थे फैक्ट्री लगा ली और थागन बिन चलाबा वास्ते लाइट को नहीं, और थे कारीगर लिए, मतलब आपके श्रमिक थे लेके आ गए और आपको कच्चा माल भी मिल गया, ठीक है, अच्छी बाजार की आपके पास अभिगम्यता है। लेकिन 20 श्रमिक काम कर रहे हैं, दिन में लाइट आ रही है आपके 4 घंटे और आपके पास मतलब शक्ति का साधन नहीं है, ऊर्जा का साधन नहीं है, तो वो फैक्ट्री सही चलेगी नहीं। इस कारण शक्ति का साधन होना जरूरी है। परिवहन व संचार, अब पहली बात, परिवहन होना चाहिए, आपका तैयार माल मार्केट तक पहुंचाने के लिए यातायात का साधन तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा संचार की सुविधा, संचार की सुविधा नहीं होगी तो आप किसी भी विक्रेता से या क्रेता से जो आपकी वस्तुएं खरीदता है या फिर आपको कच्चा माल देता है उनसे संपर्क कैसे करोगे। तो परिवहन और संचार की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा सरकारी नीति, सरकार की नीतियां जो है आपके लिए सही नहीं होगी। मान लो आप 100 रुपए का जो है माल तैयार करते हो, 100 रुपए का माल तैयार करते हो और उस पर 60 रुपए का टैक्स लग जाता है, मतलब 60 रुपए का टैक्स लग जाता है, तो वो काम कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा। इस कारण सरकार की जो नीतियां भी है वो भी संतुलित होनी चाहिए उस विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, तो ये सारे देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से नहीं है, तो ये करना ही है भाई। आगे देखो, बाजार तक अभिगम्यता, वही है पहला। उद्योगों की स्थापना में प्रमुख कारक उत्पादित माल के लिए बाजार उपलब्ध होना भाई, ठीक है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार माल जो है वो क्रय शक्ति बढ़ाती है। मतलब बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और निवासियों की क्रय शक्ति है। जब तक उसको खरीदने वाला नहीं मिलेगा तो उस फैक्ट्री का, उस उद्योग धंधे का कोई मतलब नहीं है। देखो, वृहद वैश्विक बाजार, घने बसे प्रदेश और व्यापक बाजार वाले उद्योग। वर्ध वैश्विक बाजार कौन सा है, जैसे यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ लोगों की क्रय क्षमता अधिक है, क्रय क्षमता अधिक है, तो इस कारण इसे वृहद वैश्विक बाजार का नाम दिया गया है। घने बसे प्रदेश, जैसे दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी वृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। जैसे भारत क्या है, भारत बहुत बड़ा बाजार है भाई, तभी तो चाइनीज जो है वस्तुएं अपने यहाँ आती है, मतलब चाइना अपने बहुत सारी वस्तुओं का अपने पास क्या करता है, खपत करता है, अपने को बेचता है। तो भारत वर्तमान में यदि बात करें तो सबसे बड़ा बाजार है भाई मेरी नजर में। तो व्यापक बाजार वाले उद्योग जैसे वायुयान निर्माण और शस्त्र निर्माण उद्योग का बाजार पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब ये क्या है, वायुयान निर्माण और शस्त्र निर्माण, ये पूरे विश्व में खरीदे जाते हैं, इस कारण इसे व्यापक बाजार वाले उद्योग कहते हैं। तो ठीक है भाई, तीनों वैश्विक, वर्ध वैश्विक बाजार,
गने बसे प्रदेश ये भी वर्ध बाजार उपलब्ध करवाते हैं, और व्यापक बाजार वाले उद्योग वायुयान हो गया और शस्त्र उद्योग हो गया। कच्चे माल, श्रम और शक्ति की अभ्यगम्यता। कच्चे माल की प्राप्ति, भारी, सस्ते और वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। देखो भारी, सस्ते और वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग, इन पर आधारित जो उद्योग है कच्चे माल स्रोत के समीप ही होते हैं, जैसे इस्पात, चीनी, सीमेंट उद्योग। ये क्या है, ये जहां पर कच्चा माल मिल रहा है ना उसी जगह हो जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस्पात है, इस्पात को आप लाओगे उसमें से फालतू की चीजें भी निकलेगी, कचरा भी निकलेगा, तो आप जो है जहां से इसका उत्पादन हो रहा है वहां से फैक्ट्री तक लाओगे, मतलब उस कचरे के साथ लाओगे, वहां ले जाके फिल्टर करोगे, उससे अच्छा है फैक्ट्री आप उसी के नजदीक लगा लो ना, ताकि वहीं पे फिल्टर कर सको। ठीक वैसे ही चीनी, चीनी उद्योग क्या है, अब गन्ने के ट्रक भर भर के ले जाओ आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर फैक्ट्री के पास, और वहां से फिर चीनी निकालो थोड़ी सी। इसकी बजाय आप जो है जहां गन्ने का उत्पादन हो रहा है उसी के पास चीनी फैक्ट्री लगा लो ना। सीमेंट उद्योग ठीक वैसे ही, देखो अधिकतर माल इसमें वेस्टेज आता है, तो सीमेंट उद्योग जहां से कच्चा माल प्राप्त हो रहा है वहीं पे लगा लो। कृषि प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग भी कृषि क्षेत्रों के समीप संसाधित होते हैं भाई। ये भी जो है कृषि क्षेत्रों के समीप बनाओगे उद्योग लगाओगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। श्रम आपूर्ति, बढ़ते यंत्रीकरण ने श्रमिकों पर निर्भरता कम की है, फिर भी कुछ उद्योगों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। आज भी देखो जेसीबी चलाने वाला है, अरे जेसीबी चलाने वाला है तो उसकी तो अभी भी क्या है, मांग है। अब ऑटोमेटिक मशीनरी थोड़ी चलती है, हाँ विदेशों में चलती है कि अपने यहाँ नहीं चलती, तो जेसीबी है। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कुशल श्रमिक जो है उनकी आज भी जरूरत पड़ती है, और आप कुशल बनो भाई, ताकि नौकरी में आपको प्रायोरिटी मिले। शक्ति के साधन, अधिक शक्ति की आवश्यकता वाले उद्योग ऊर्जा स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, ये ऊर्जा स्रोत जो है वहीं लगाते हैं भाई। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख था, अब जल विद्युत और खनिज तेल भी महत्वपूर्ण हो चुका है। परिवहन, संचार व सरकार की नीति। अब देखो कच्चे माल को कारखानों तक लाने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र एवं सक्षम परिवहन आवश्यक है, और पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में विकसित परिवहन तंत्र के कारण उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। बहुत अच्छी लाइन कही है भाई। ये हो गया आपका क्या है, पूर्वी पूर्वी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका आप इसको बोल सकते हो। ये उत्तरी अमेरिका पूरी, खासकर तो यहीं पे जो है ज्यादा होता है। उत्तरी अमेरिका भी बोल दो एक ही बात है, उत्तरी अमेरिका। और ये हो गया आपका यूरोप, क्या हो गया, यूरोप। अब देखो इन दोनों के बीच में जो है ना यातायात का बहुत अच्छा साधन है। उत्तरी अंटार्कटिक जो है, उत्तरी अंटार्कटिक जल परिवहन, ये बहुत विकसित तंत्र है, और वर्ल्ड का सर्वाधिक जो है व्यापार इसी मार्ग से होता है। तो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में विकसित परिवहन तंत्र के कारण उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। संचार भी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। सरकारी नीति, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करते हैं भाई। समूह अर्थव्यवस्था, प्रधान उद्योगों की समर्थता से अन्य उद्योग लाभान्वित होते हैं। देखो भाई समूह अर्थव्यवस्था, एक समूह में अर्थव्यवस्था का निर्माण, प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य उद्योग भी लाभान्वित होते हैं। जब एक उद्योग होगा ना तो उसमें देखो अलग अलग प्रकार के लोग, जैसे 15,000 किसी उद्योग में लेबर काम कर रही है, मतलब श्रमिक काम कर रहे हैं, तो उन श्रमिकों की आपूर्ति के लिए वहां पर जूते की दुकान भी लगेगी, राशन की दुकान भी लगेगी, कपड़े की भी लगेगी, और आप यहाँ तक समझो कि गुल्फी का ठेला भी लगेगा, गोलगप्पे का ठेला भी लगेगा। तो मतलब एक से कितने लोगों का भरण पोषण हो रहा है। तो प्रधान उद्योगों की समीपता से अन्य उद्योग भी लाभान्वित होते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है भाई। स्वच्छंद उद्योग, नाम से पता चल रहा है क्या, स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं भाई। व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। ये किसी भी विशिष्ट कच्चे माल पर क्या है, निर्भर नहीं होते।
संगठक पुर्जों पर निर्भर, कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये छोटे छोटे कहीं से भी पुर्जे प्राप्त करता है। कम उत्पादन होता है भाई, कम मात्रा में उत्पादन, कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। स्वच्छंद उद्योग छोटे उद्योग होते हैं, व्यापक विविधता वाले होते हैं, अलग अलग जगह से पुर्जे इकट्ठा करते हैं, कम उत्पादन करते हैं, लोग भी इसमें कम चाहिए, प्रदूषण नहीं करते भाई। प्रदूषण तो वही करेगी ना जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियां है वही करेगी, है ना। छोटे छोटे उद्योग जो अपन लगाते हैं, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, ये अपने प्रदर्शन थोड़ी करेंगे। सड़क अभिगम्यता, स्थापना में सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता महत्वपूर्ण कारक है भाई। अब देखो विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। वर्गीकरण उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। हम्म, ये गले की थोड़ी प्रॉब्लम है ना, इस कारण बीच बीच में पानी पीना पड़ता है। हम्म, चलो रे आगे। देखो विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला आता है आकार के आधार पर। देखिए आप पहली दूसरे के बच्चे नहीं है कि आराम से एक एक चीज इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ा, आपको समझना पड़ेगा। अपनी क्लास है, 10th पास बच्चा ही लेगा। 10th पास बच्चा ही लेगा, तो 10th पास बच्चा मतलब 15 से 16 साल, और आज के डिजिटल जमाने में 15 से 16 साल का बच्चा बहुत समझ रखता है। ठीक है। आकार के आधार पर बात करें तो कुटीर उद्योग, जो अपने घर के बाहर अपन कहीं पे भी लगाते हैं उन्हें कुटीर उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग पूछा जा सकता है, निम्न में से आकार के आधार पर उद्योग नहीं है तो कुटीर है, छोटा पैमाना बड़े पैमाने पर आधार है। ठीक है। कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर बात करें तो कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है। खेती से आ रहा है मतलब वो कृषि पर आधारित है। किसी खान से आ रहा है मतलब वो खनिज पर आधारित है, रसायन पर आधारित है। कहीं जैसे जो है रसायन उसको प्राप्त हो रहा था वो रसायन पर आधारित है। वन, किसी को वनों से जो है कच्चा माल प्राप्त हो रहा था वो वन आधारित है। पशुओं पर, जैसे कोई डेयरी उद्योग है तो वो किस पर आधारित है, पशु आधारित उद्योग है। उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर की बात करें तो ये हो गया आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता समान उद्योग। एक तो खुद के जो है आधारभूत, जो दूसरे उद्योगों को आधार प्रदान करता है वो आधारभूत उद्योग, और उपभोक्ता को समान जो देता है वैसे उद्योग, ये क्या हो गए, उत्पाद के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक हो गया, मतलब सरकारी संपत्ति, ऐसा उद्योग जो सरकार द्वारा स्थापित किया गया। सार्वजनिक, निजी, जैसे मान लो मैंने कोई फैक्ट्री लगाई है तो वो मेरा निजी उद्योग हो गया। और संयुक्त क्षेत्र, मान लो मैंने 50% राशि लगाई है, 60% लगाई है, बाकी की सरकार ने लगाई है, मतलब वो क्या हो गया, संयुक्त क्षेत्र हो गया। ठीक है भाई। तो ये आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आकार वाले में भी देखो कुटीर, छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग। उत्पाद पर हो सकता है एक तो आधारभूत, अरे आधारभूत उद्योग आगे अपन देखेंगे कौन से होते हैं, जो इनको क्या आधार प्रदान करते हैं। इन उद्योगों में बनी वस्तुएं ही अन्य उद्योगों में लगाई जाती है, देखेंगे आगे। अब देखो उद्योगों का वर्गीकरण आपको दिखाई नहीं देगा, मैं बता देता हूं। वही है जो मैंने बताया था, आकार के आधार पर हो गया कुटीर उद्योग, छोटे बड़े पैमाने के। कुटीर उद्योग में जैसे कलाकृति, कोई कुमार जो है दिए बनाता है, ठीक है। कोई कुमार जो है गोगा जी के घोड़े बनाता है, ये किस में आएगा, ये कुटीर या घरेलू उद्योग में आएगा। ठीक है भाई। कच्चे माल के आधार पर बात करें तो कृषि आधारित आपको दिखाई नहीं देगा, हो सकता है छोटी दिखे पीडीएफ, लेकिन आपको सुनना है। कृषि आधारित जैसे चीनी हो गया, अरे चीनी कोई ऐसे तो है नहीं कि खान से जो है गन्ना निकलता है, खेत से आता है। वनस्पति तेल हो गया, सूती वस्त्र हो गया, कॉफी, चाय, रबड़ इत्यादि, ये किस पर है, कृषि पर आधारित है। खनिज आधारित की बात करें तो दो प्रकार के हो गए, एक तो धात्विक खनिज हो जाएगा, एक अधात्विक। अरे जिसमें धातु का अंश होता है उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। जिसमें धातु का अंश नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अधात्विक। और देखो धातु भी दो प्रकार की होती है, एक तो लोहा और एक अलोहा। जिस धातु में लोहे का अंश होता है तो वो क्या हो गया, लोहांश, और जिसमें लोहे का अंश नहीं होता वो हो गया अलोह है। तो लोहा इस्पात उद्योग ये किस पर आधारित है, खनिज पर आधारित है। तांबा उद्योग खनिज पर आधारित हो गया। एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, रतन आभूषण उद्योग हो गया, ये किस पर आधारित है, ये अलोह धात्विक खनिज पर आधारित है। अधात्विक की बात करें जैसे सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये भी देखो खनिज के आधार पर, खनिज पर आधारित उद्योग है, ध्यान रखना भाई। अब रसायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसायन आधारित उद्योग कौन से हो गए, पेट्रो रसायन।
प्लास्टिक, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक और कृत्रिम रेशा। कौन सा? कृत्रिम रेशा। नमक, एक बार थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया है कि नमक उद्योग जो है किस पर आधारित है, तो रसायन पर आधारित है। किस पर है? रसायन पर है। तो ये एक बार वापस देख लो भाई, रसायन वाले। पेट्रो रसायन नाम से पता चल रहा है। प्लास्टिक, 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 प्लास्टिक जो है रसायनों का मिश्रण करके निर्मित इसको किया जाता है। कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा भी जो है रसायन के माध्यम से तैयार किया जाता है। नमक, नमक भी किसका? रसायन आधारित, रासायनिक उर्वरक जो है डीएपी, यूरिया वगैरह बनाते हैं, ये सारे के सारे किस पर आधारित है? रसायन पर आधारित है। अब देखो वन पर आधारित, वन पर बात करें तो इमारती लकड़ी। अरे जिस उद्योग धंधे में इमारती लकड़ी का प्रयोग होता है वो किस पर आधारित होगा? वन आधारित। लाख का काम जो होता है, लाख की चूड़ियां वगैरह जो बनती है, वो किस पर होगा? वन आधारित होगा। तारपीन तेल, तारपीन का जो तेल उद्योग होगा और कागज उद्योग होगा, जैसे कन्नाडा, विश्व प्रसिद्ध कन्नाडा माना जाता है कागज उद्योग के लिए। तो ये सारे के सारे किस पर आएंगे? वन आधारित। पशु, पशु पर आधारित, जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, वो पशु पर आधारित होगा। अरे चमड़ा किसी खान से थोड़ी निकलता है, खान से निकलता तब होता खनिज आधारित। चमड़ा खाल उधेड़ी जाती है ना? आपकी भी उधड़ जाएगी भाई, यदि पढ़ाई नहीं करोगे ना तो घर वाले उधेड़ देंगे। इस कारण रेगुलर पढ़ाई किया करो, और जब घर से बाहर रह के पढ़ते हो ना तो ध्यान रखा करो कि किस कारण अपन यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे, एक क्लास लेके आऊंगा मैं, मोटिवेशन क्लास उसको नहीं बोल सकते, नसीहत देने वाली क्लास उसको बोल सकते हो। देखो मैं तो भुगतभोगी हूँ, मेरे साथ वाले कई दोस्त हैं जिन्होंने हल्की सी लापरवाही की, इस कारण वो सक्सेस नहीं हुए। हालांकि वो मेरे से बहुत ज्यादा होशियार थे, लेकिन अभी भी आप लोगों के बीच एग्जाम दे रहे हैं। किस कारण? उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही करी। तो पशु आधारित देखो, चमड़ा और ऊन हो गया। ऊन किससे? ललडी से प्राप्त होती है। ललडी बोले तो भेड़ से प्राप्त होती है, हमारे यहाँ मारवाड़ में उसको ललडी कहते हैं। ठीक है। मूलभूत, देखो उत्पाद के आधार पर एक होता है मूलभूत, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। मूलभूत उद्योग कौन सा हो गया? लोहा इस्पात। अरे किसी भी जगह डेयरी उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, या कोई सा भी उद्योग हो, उसमें जो मशीनें बनती है वो किससे बनती है? लोहे की बनती है। अरे कहीं देखा है क्या कागज की मशीन बनी है? वो किसकी बनती है? लोहे की। मतलब आधार कौन दे रहा है? आधार दे रहा है लोहा इस्पात उद्योग। तो ये मूलभूत कौन सा हो गया? उद्योग हो गया। उपभोक्ता सामान के आधार पर तो बिस्कुट हो गया, वस्त्र हो गया, वाहन जैसे कार, स्कूटर, साइकिल, ये सारे किसके आएंगे? अरे ये उद्योग किस लिए काम करते हैं? उत्पादन के लिए, अपने को सामान देने के लिए, उपभोक्ता को सामान देने के लिए। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। तो मेरे हिसाब से सारी जो है ये स्लाइड आपके कंप्लीट हो गई होगी। अब देखो आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने, बड़े पैमाने, एक एक करके विस्तृत देखेंगे। ध्यान से करना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब क्विक रिवीजन अपन करेंगे इसका। किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। अब देखो ये जो है पैमाना, 1 2 3 पैमाने कैसे निर्धारित किए हैं? निवेशित पूंजी, यहां पर कुछ जरूरी नहीं है भाई। आप 200 रुपए में जो है अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, 200 रुपए में, ठीक है। यहाँ जो है थोड़ा आपको अधिक धन लगाना पड़ेगा और यहाँ पर बड़ा धन लगाना पड़ेगा। तो इसी निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिक, यहाँ 2 आदमी भी काम करे तो चल जाएगा, एक करेगा तो भी चलेगा। यहाँ 20 के लोग, मतलब 10 15 20 100 200, यहाँ पर बड़े पैमाने हजारों की संख्या में काम करते हैं। और उत्पादन की मात्रा, अरे जितने लोग काम करेंगे, एक आदमी काम करेगा तो उत्पादन ही उतना ही करेगा। तो उत्पादन, निवेशित पूंजी और श्रमिकों की संख्या जो है किसी भी उद्योग के आकार को निर्धारित करता है। कुटीर उद्योग, सबसे छोटी इकाई, घर पर परिवार के सदस्य स्थानीय कच्चे माल से जो है उद्योग निर्मित सामान अपन तैयार करते हैं, तो वो किस में आएगा? कुटीर उद्योग। अरे अपने घर पे जो अपन सामान बनाते हैं वो किस में आएगा? कुटीर उद्योग। छोटे पैमाने, घर से बाहर कारखाना हो, घर से बाहर किसी ने कारखाना लगा रखा है, जैसे खल फैक्ट्री वगैरह, ये छोटी छोटी अपन लगाते हैं ना कस्बों में, वो। अर्धकुशल श्रमिक, शक्ति चालित यंत्र यहाँ पर जरूर लगाए जाते हैं, अर्धकुशल श्रमिक होते हैं। और घर से बाहर कारखाना, ये छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषता है। बड़े पैमाना, विशाल बाजार चाहिए इसको, विकसित प्रौद्योगिकी चाहिए, अधिक रुपया चाहिए भाई। और कुशल श्रमिक मतलब एकदम धाकड़, एकदम परिपक्व जो है आदमी होना चाहिए। ए जक्के काई है, ए हजरम बड़े पैमाने का उद्योग की विशेषता है। कुटीर उद्योग, वापस देखते हैं कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग। देखो इधर ये मटका बना रहा है शायद, ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। शिल्प का जो है स्थानीय कच्चे माल और स्थानीय साधारण औजारों से परिवार के सभी सदस्य मिलकर दैनिक उपभोग की वस्तुएं बनाते हैं, क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग। जैसे खाद्य पदार्थ, खाने का जो पदार्थ है, कपड़ा हो गया,
चटाइयाँ हो गई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, चमड़े का सामान, आभूषण, बांस की वस्तुएं, मतलब जो घर पर बनाते हैं वो कुटीर उद्योग में आएगा। विशेषता क्या है? तैयार माल का स्वयं खुद ही उपभोग कर लेते हैं भाई, उतना ही बनाते हैं जितना खुद के मामला बैठ जाए, स्थानीय बाजार में विक्रे, या कोई थोड़ी बहुत चीजें बचे तो आसपास ही बेच दे भाई। पूंजी व परिवहन इन्हें अधिक प्रभावित नहीं करते, ना ज्यादा रुपया की जरूरत है ना परिवहन की जरूरत है। ठीक है, ऐसा कौन सा उद्योग? कुटीर उद्योग। अब देखो भाई, ये चित्र है आपके एनसीईआरटी के। ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग, इसके उत्पादन की तकनीकी व निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। ये कुटीर उद्योग से भिन्न है, बस देखते हैं क्या है। स्थानीय कच्चा माल, स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता है भाई, इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता है, मतलब कच्चे माल का उपयोग होता है। अर्धकुशल श्रमिक चाहिए, अरे उसमें तो अकुशल भी चलेगा। जो कुटीर उद्योग है ना, उसमें तो अकुशल भी चलेगा, लेकिन इसमें थोड़े बहुत नॉलेजेबल होने चाहिए, शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग कर सके उतना तो होना चाहिए। ठीक है, रोजगार के अवसर, स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है भाई, रोजगार के यहाँ पर क्या है, अवसर मिलते हैं। उदाहरण देश जैसे भारत हो गया, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील ने श्रम सघन छोटे उद्योग प्रारंभ किए हैं। ठीक है, सरकार की नीति ऐसी है, इनको बढ़ावा देती है, इस कारण ये प्रारंभ हुआ है। बड़े पैमाने के उद्योग, उससे पहले पानी पी लेते हैं। देखो, विशाल बाजार, अलग अलग प्रकार का कच्चा माल चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, और विकसित प्रौद्योगिकी चाहिए, खूब सारा रुपया पीछे धन दौलत चाहिए भाई। ठीक है, पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले ये ग्रेट ब्रिटेन, अरे अंग्रेज है ना, दौड़या, अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप में थे भाई। अब देखो, ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, यूरोप कंट्रीज, और अमेरिका के पूर्वी भाग। ये अमेरिका का जो पूर्वी भाग है ना, यहाँ पर लोग कहाँ से बसे हैं? अरे ये पूरे यूरोप के ही जाके बसे हैं। बेचारे जो अमेरिका के लोग थे ना, उनको तो हटा दिया है, ये यूरोप के लोग ही जाके बसे हैं। 90% से ज्यादा लोग कहाँ के? यूरोप के चले गए हैं। परंतु अब विश्व के सभी भागों में ये फैल गया है, जैसे जैसे टेक्निक का विकास हुआ है। और ये बड़े पैमाने के जो उद्योग है, ये हर जगह फैल गए। परंपरागत वर्ध औद्योगिक प्रदेश, अधिक विकसित देशों में ये संकेंद्रित है। परंपरागत वर्ध औद्योगिक प्रदेश मतलब काफी समय से चले आ रहे बड़े औद्योगिक प्रदेश जो है विकसित राष्ट्रों में थे। उच्च प्रौद्योगिकी वाले प्रदेश, जैसे कम विकसित देशों में विस्तार हो रहा है भाई। उच्च प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक के कारण कम विकसित देशों में ये विस्तार अब धीरे धीरे कर रहा है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कृषि, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, चाय, रबड़, कॉफी, मसाले, अचार, फलों के रस, ये कृषि पर आधारित होते हैं। खनिज पर आधारित, लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, ये क्या है? खनिज पर आधारित। रसायन पर पेट्रो रसायन, नमक, गंधक, पोटाश, कृत्रिम रेसे, प्लास्टिक, मैंने बता दिया, इस कारण जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। वन आधारित, जैसे फर्नीचर हो गया, कागज उद्योग हो गया, लाख उद्योग हो गया। ये वन पर आधारित 100% सवाल आएगा भाई तुम्हारे। लग रहा होगा इजी, लेकिन यहाँ से सवाल पूछेंगे, गलत करके मत आ जाना। पशु आधारित, जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, ऊनी वस्त्र उद्योग, हाथी दांत उद्योग, ये क्या है? पशु आधारित उद्योग है। आगे देखो, कृषि पर आधारित, भोजन प्रसंस्करण, मलाई क्रीम उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना, मिठाइयाँ, खाद्य सुरक्षित रखने की विधियां, सुखाकर संघनन कर अचार के रूप में, ये भोजन प्रसंस्करण मतलब लंबे समय तक खाने की जो वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए भोजन प्रसंस्करण काम में अपन लेते हैं। कृषि का व्यापार, देखो ये एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। ये फॉर्म आकार में बड़े होते हैं, यंत्रीकृत होते हैं, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं, इन्हें कृषि कारखाने भी कहा जाता है। देखो भाई, कृषि आधारित उद्योग एक तो होते हैं भोजन प्रसंस्करण वाले, दूसरे होते हैं व्यापार के लिए कृषि करने वाले। ठीक है भाई। वन आधारित उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग। ठीक है। उत्पादन आधारित उद्योग, आधारभूत उद्योग, वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग कैसा उद्योग है? आधारभूत उद्योग है। वस्त्र उद्योग के लिए जो मशीनें बनाते हैं वो इसी से बनती है उपभोक्ता के लिए। वो मशीनें फिर क्या बनाती है? कपड़ा बनाती है। तो आधार किसका हुआ? लोहा इस्पात का हुआ। ठीक है भाई।
उपभोक्ता समान उद्योग, ये गैर आधारभूत है। वे उद्योग जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान का उत्पादन करते हैं, जैसे रोटी, बिस्कुट, चाय, साबुन, कागज, टेलीविजन, श्रृंगार सामग्री। अरे वो नहीं थे वे लगाओ फेयर एंड लवली काई क्या करे बिन होटल वाली सॉरी लिपस्टिक है ना। और ये जो श्रृंगार सामान, ये भी किस में आएगा, ये उपभोक्ता सामान उद्योग में आएगा भाई। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक जो सरकार के अधीन है, निजी जो व्यक्तिगत निवेश के अंतर्गत है, और संयुक्त जो निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों द्वारा संचालित है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, ये भाई देखो नवीनतम पीढ़ी है, ठीक है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध करके और विकास के द्वारा किया जाता है। इसमें श्रमिक कैसे होते हैं, सफेद कॉलर के होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में श्रमिक कैसे होते हैं, सफेद कॉलर के, ठीक है। व्यवसायिक श्रमिक नीले कॉलर उत्पादन श्रमिकों की संख्या में अधिक भाई, ठीक है। अधिकतर जो है किसके होते हैं, सफेद कॉलर के होते हैं, बाकी नीले कॉलर के भी इसमें उत्पादन करने वाले काम करते हैं, ठीक है। प्रमुख तत्व की बात करें तो यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, इलेक्ट्रिक नियंत्रण, नए रासायनिक व्यवस्थित उत्पादक, मतलब ये जो है पूरी तरीके से डिजिटल मामला है भाई। बुधर से विशाल कारखानों के स्थान पर साफ सुथरे कार्यालय व प्रयोगशालाएं यहाँ पर होती है। प्रौद्योगिकी दुर्ग की बात करें तो सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है, सिलिकॉन घाटी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है भाई। सिलिकॉन वन सिएटल ये भी यूएसए में है, प्रमुख उदाहरण है इसके। प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहा गया है, सिलिकॉन घाटी सैन फ्रांसिस्को यूएसए। सिलिकॉन वन सिएटल सैन फ्रांसिस्को और सिएटल दोनों यूएसए में है। विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग कौन कौन से, विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। कौन कौन से, लोहा इस्पात विनिर्माण उद्योग में आता है, प्रमुख विनिर्माण उद्योग में आता है। वस्त्र प्रमुख विनिर्माण उद्योग में आता है। मोटर गाड़ी निर्माण प्रमुख विनिर्माण उद्योग में आता है। पेट्रो रसायन किसके आधार पर अपन ने इसका डिफाइन किया था, रसायन के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग है वो भी प्रमुख विनिर्माण उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। मुख्य बिंदु एक नजर में वापस देख लेते हैं, जो कुछ भी पढ़ा उसको वापस देख लेते हैं। द्वितीय क्रियाएं कच्चे माल को मूल्यवान बनाती है, जैसे विनिर्माण और प्रसंस्करण दोनों शब्द। पहला सवाल तो आपके यहीं से आ सकता है मेरे हिसाब से। विनिर्माण या प्रसंस्करण को किस में शामिल करते हैं, द्वितीय कार्तिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। अब देखो विनिर्माण की विशेषता क्या है, इसमें विशिष्टीकरण होता है, यंत्रीकरण होता है, प्रौद्योगिकी नवाचार होता है, संगठनात्मक ढांचा होता है। अनियमित भौगोलिक वितरण के कारण ये सिस्टम क्या है, एक जगह संकेंद्रित हो गया है। अवस्थिति कारक जैसे बाजार होना जरूरी है, कच्चा माल चाहिए, श्रम चाहिए, शक्ति चाहिए, परिवहन, सरकारी नीतियां, समन्वय, संचार, ये सारी चीजें चाहिए। उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर अपन ने देखा, कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के, बड़े पैमाने के। कच्चे माल के आधार पर मतलब कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, खेती से मिल रहा है, फैक्ट्री से मिल रहा है, वनों से मिल रहा है, या कहाँ से मिल रहा है वो कच्चे माल। उत्पाद के आधार पर अपन ने दो प्रकार देखे, एक तो आधारभूत, दूसरा उपभोक्ता उत्पादन के तौर पर। स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार देखे अपन ने, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त उपक्रम, ठीक है भाई। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करें तो ये नवीनतम पीढ़ी का है, जिसमें कंप्यूटर आधारित रोबोट प्रौद्योगिकी दूर है, जिसमें सिलिकॉन घाटी और सिएटल अपन ने दोनों देखे। द्वितीय कार्तिक क्रियाएं किससे संबंधित है, अब कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए भाई, कोई नावण गुण पूछाओ भाई, पढ़ा रहे हैं ना, आराम से मस्ती के साथ आपको पढ़ना है। द्वितीय क्रियाएं किससे संबंधित है, क्या प्रकृति से सीधे संसाधन प्राप्त करना, ये किस में आएगा, ये प्राथमिक जो आर्थिक क्रिया उसमें आएगा। कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, बिल्कुल अपना राइट आंसर है, यहीं आ जाएगा। सेवाएं प्रदान करना आगे देखेंगे, ये तीसरी आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें। ज्ञान व सूचना आधारित, ये आगे अपन देखेंगे कि ये चौथी मतलब चतुर्थ आर्थिक क्रियाओं में इसको शामिल करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। द्वितीय क्रियाएं कच्चे माल को तैयार माल में बदलने से संबंधित है, जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग। ये सारे, अरे उद्योग नाम आवे ना, उद्योग नाम आए, आंख मीचर द्वितीय आर्थिक क्रियाएं करनी है आपको, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, अब इमो गलत बतानो भाई, 4 दियड़ा है, एक आमो गलत है, 3 सही है। बात करा तो हुगली के सारे जूट के कारखाने
सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। हुगली नदी है कोलकाता की, सॉरी पश्चिम बंगाल की। और झूठ था निदान है, यदि झूठ वो बोलने वाला नहीं है जगह थे बोलो था कि घर का झूठ बोलो, है ना, दोस्तों झूठ बोलो, खुद झूठ बोलो, और वो झूठ को आके परिणाम थाने ध्यान ही है। तो हुगली के सारे झूठ सूतली वो क्या ना पा सूतली बोरिया माना जगी वो झूठ, हुगली के सारे झूठ के कारखाने सस्ती जल, देखो बिल्कुल सस्ती जल के यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, नहीं है भाई, स्वच्छंद उद्योग तो वह है माला बनानी, ठीक है, गोगा जी का घोड़ा बनाना, दीपावली का दिया बनाना, एक आई है स्वच्छंद उद्योग में। चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग तो बड़े पैमाने के उद्योग माने गए हैं गुरु। खनिज तेल तो ये गलत हो जाएगा अपना, आगे के भी देख लेते। खनिज तेल, जल विद्युत ने कोयला शक्ति के महत्व को कम किया, बिल्कुल खनिज तेल और जल विद्युत ने कोयला के महत्व को घटा दिया था। अरे पहले 16 मूवी देखिए क्या, जो कि ट्रेन चलती बात देखो कोयला डालता न फड़ 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 करती क्या धुआं देती क्या रवानगी करती। अब ऐसा होता है क्या, अब ट्रेन चलती है तो उसके ऊपर इस तरीके से तार लगे होते हैं लाइट के, मतलब है ये जो विद्युत ने प्रभावित तो किया है। पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया, बिल्कुल। पतन नगर मतलब भारत की जो स्ट्रक्चर है, भारत की जो अवस्थिति है, तीन और समुद्र लगता है, तीन और भारत के समुद्र लगता है, इस कारण अच्छी लोकेशन के कारण यहाँ उद्योग धंधे पनपे हैं, आकर्षित किया है उद्योगों को। अगला सवाल ऑप्शन 2 हो जाएगा उसका राइट आंसर। कित किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है भाई, व्यक्तिगत होता है, मतलब किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो बिल्कुल जगह के करने रिपेयर है तो वो खुद कर सके बढ़िया फैक्ट्री। तो पूंजीवाद जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशों के पास होते हैं, व्यक्ति अपना निवेश करता है, फैक्ट्री लगाता है, उद्योग धंधे लगाता है। अगला सवाल भाई, 10,000 रुपए के लिए कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। ऐसा कौन सा उद्योग है जो अन्य अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। क्या कुटीर उद्योग, अरे कुटीर उद्योग तो बेचारा खुद ही मामलो जको कुछ थोड़ा बहुत बढ़ावे वो खुद ही सल्टा दे, तो यहाँ से तो उम्मीद अपन करेंगे नहीं। छोटे पैमाने के ये भी देखो इतना नहीं है इनकी पावर की ये दूसरे को क्या है कुछ सामान उपलब्ध करवाए। तो फिर तीसरा कौन सा आधारभूत, बिल्कुल अपन ने बात करी थी जैसे लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। दूसरे उद्योगों में लगने वाली मशीनरी के लिए लोहा कहाँ से आता है, यहीं से आता है, इस कारण आधारभूत उद्योग है। स्वच्छंद उद्योग और तो वही हो बेचारो कुटीर उद्योग है, स्वच्छंद उद्योग है, तो मामलो बित्तेड़ो से हो गया। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल ये है भाई, 20,000 रुपए के लिए स्वच्छंद उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बताओ भाई। कच्चे माल की उपलब्धता, सड़कों के जाल के द्वारा अभिगम्यता, कोयले की उपलब्धता, नदी के किनारे के स्थान। देखो तो है तो सारे ही जो है जरूरी है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता। ठीक है, कुटीर उद्योग की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, बड़े कारखानों में उत्पादन, बिल्कुल कौन है भाई, कुटीर उद्योग में जो है ते बनाओ सामने कोई 10 दिया बनाओ और किराए पर ले लियो 1 लाख रुपया का फैक्ट्री, तो मामला पड़ेगा क्या पार, दिवाली निकल जाएगा भाई, दिवाला निकल जाएगा तुम्हारा, दिवालिया घोषित कर दिए जाओगे। तो बड़े कारखानों में उत्पादन नहीं होता इनमें। परिवारों के सदस्य द्वारा स्थानीय कच्चे माल से, बिल्कुल एक नंबर बात की है। ठीक है, जैसे मान लो कोई ये क्या है होता है ना, कत्ता तैयार करना हो गया, कोई और काम जो अपन आपस में मिलके घर वाले ही करते हैं, एक छोटा उद्योग विकसित करते हैं, कुटीर उद्योग, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक पूंजी निवेश नहीं भाई, अतः रुपया ही को निकटाऊ निवेश करा। विदेशी बाजार के लिए उत्पादन, अब देखो अत्तो उत्पादन आप घर 4 आदमी मिलकर करा के अपनी चीजें यूरोप तक, ऐसा संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में किस प्रकार के श्रमिकों की संख्या अधिक है। तो देखिए भाई, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ना, उनमें सफेद कॉलर जो व्यवसायिक श्रमिक है उनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है भाई, आगे देखिए भाई, एल्यूमिनियम उद्योग किस प्रकार के किस कारक के समीप स्थापित किया जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग बाजार के समीप, बिल्कुल।
किया जा सकता है जब कच्चे माल का स्रोत भी पास में हो, कच्चे माल का स्रोत भी पास में हो, स्रोत भी पास हो। तो ये तो मुख्य नहीं निकल गया है अपना। श्रमिकों के समीप, नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है कि वो आदमी जो है ठीक जानकार है उसके घर पे ही ये फैक्ट्री लगा दो, ऐसा नहीं होता। ऊर्जा शक्ति के स्रोतों के समीप, वनों के समीप। तो देखो भाई, ऊर्जा स्रोत और कच्चा माल दोनों जहां पर होगा ना, वहीं पर एल्यूमिनियम उद्योग लगेगा। मुख्य तौर पर बात करें तो ऊर्जा और शक्ति स्रोतों के समीप। ठीक है भाई, अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए ऊर्जा स्रोतों के समीप लगाओगे तो सबसे बेटर रहेगा। सिलिकॉन घाटी किस शहर के समीप है भाई? सिलिकॉन घाटी जो है ये यूएसए वाला जो पार्ट है ना, ये देखो अलास्का, ये हडसन की खाड़ी, इस तरीके से ये जो उत्तरी अमेरिका है, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर ये जो है किस में पड़ता है भाई? यूएसए में। सिलिकॉन घाटी कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी सैन फ्रांसिस्को समीप है। ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रौद्योगिकी ध्रुव का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई जा रही है, यहाँ पर एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई जा रही है। एनसीईआरटी का एन भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा यदि आपको डीपली जाना है ना, तो अपनी दोनों जो किताबें हैं इनके आसपास की सारी चीजों को अपन ने बहुत ही सरल भाषा में समेट के आप लोगों के सामने रख दिया है। आधुनिक विनिर्माण का विस्तार विश्व के कुल स्थानीय भाग के कितने प्रतिशत भाग से कम भूभाग पर है भाई? बिल्कुल अपन ने बात करी थी 10% से भी कम भाग पर है। लो भाई, एंड आ गया आज की क्लास का। अपन मिलेंगे एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज ये महत्वपूर्ण द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं जिसमें अपन ने विनिर्माण और प्रसंस्करण की बात करी थी, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ा है कि किस तरीके से उद्योग की स्थापना के लिए ये कारक जरूरी है। उद्योग जो है अलग अलग प्रकार से किस प्रकार जो है तत्व के आधार पर अलग अलग होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने आज इस क्लास में क्या किए, कवर किए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।